और अब कुछ और खबरें विस्तार से। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। ये आयोजन है कोविड-19 के पीड़ितों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जैसे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और पुलिसकर्मी तथा अन्य के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन का नाम दिया गया है, जिसके तहत 7 दिनों में 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों से फ्लाइट्स का किराया भी लिया जाएगा और इसे आपको बता दें कि तय कर दिया गया है। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी के युद्धपोत आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। और बढ़ते अगली खबर पर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। बिना अनुमति के अब राज्य में न कोई आ सकेगा और न ही बाहर जा पाएगा। सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ही प्रदेश में आने की अनुमति होगी। वहीं आपात स्थिति में ही राज्य से बाहर जाने की मंजूरी होगी। इसके साथ ही परिवार में मौत या मेडिकल इमरजेंसीज में कलेक्टर ई पास जारी कर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन चौधरी। गोवर्धन, एक बड़ा फैसला कहा जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने खुद कह दिया है कि जो प्रदेश की जनता है वो उसका जीवन सबसे प्राथमिकता के रूप में लिया जाएगा। कल सीएम ने देर रात बैठक करके और ये फैसला किया कि प्रदेश की जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं लगती हैं सभी जिलों से, उन सभी सीमाओं को सील कर दिया जाए और अब राजस्थान में आने और जाने के लिए तब तक अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि गृह विभाग उसकी मंजूरी नहीं दे। मतलब जो आने और जाने दोनों के लिए जो संबंधित कलेक्टर है वो गृह विभाग से मंजूरी देगा और गृह विभाग की मंजूरी के बाद ही किसी को राज्य से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। इसी तरह अगर कोई बाहर अटका हुआ है और वो यहाँ पर आना चाहता है तो सबसे पहले उस राज्य सरकार को, राजस्थान सरकार को बताना होगा और राजस्थान सरकार जब अनुमति देगी तभी उस व्यक्ति को राजस्थान में एंट्री करने की अनुमति होगी। ये कड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई है सीमाएं सील करके, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे और ये हवाला दिया गया था कि बड़ी संख्या में बाहर से लोगों के आने की संभावना थी, तो कोरोना का प्रसार राजस्थान में नहीं हो और ज्यादा नहीं फैले, इसलिए ये सीमाएं सील कर दी गई है। जी गोवर्धन, और विदेशों से भी आने की खबर है कि विदेशों से भी बहुत लोग आने वाले हैं, तो इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम किया है? बिल्कुल, देखिए आज से जो वंदे भारत मिशन शुरू कर रही है भारत सरकार, जिसमें विदेशों से लोगों को लाया जाएगा, जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं, उनके लिए भी राजस्थान में रिव्यू किया गया है। लगातार 2 दिन से सीएम इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं और डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो भी बाहर से आए उसको पूरी तरह से क्वारंटाइन के नियमों का पालन किया जाए। उनके लिए संस्थागत और होम क्वारंटाइन दोनों तरह की व्यवस्थाएं रखी जाए और किसी भी सूरत में कोई होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन नहीं करे। और अगर कोई सीएम ने डायरेक्शन दिया कि कोई होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये डायरेक्शन दिए गए हैं सीएम की ओर से। जी गोवर्धन, तो हम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और बढ़ते हैं अगली खबर पर। लॉकडाउन का तीसरा फेज चल रहा है और सभी शराब की दुकानें खुल गई हैं। ऐसे में राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट निखिलेश कटारा ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके शराब की बिक्री बंद करने या फिर इसके वैकल्पिक रास्ते अपनाने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार का यह फैसला WHO की गाइडलाइन के खिलाफ है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकता है। चलिए अब आपको देश विदेश में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। जी हां, देश में कोरोना के कुल 49,391 केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक देश में 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमित 14,183 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में 3 दिन में बढ़े हैं 10,000 मरीज। महाराष्ट्र में 15,525 बीमार हैं। 617 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। जबकि दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर 5,104 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। यहां पर 64 की अब तक मौत हो चुकी है। गुजरात की बात की जाए तो यहां पर 6,245 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं और 368 की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 38,21,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कोरोना से अब तक 2,65,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में 12,63,000 से ज्यादा लोग जो है बीमार हैं। आपको बता दें कि 74,799 अब तक मौतें हो चुकी हैं यहां पर। और कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान अव्वल है। जी हां, राजस्थान में रिकवरी दर सबसे अधिक है, 40.98% है यहां पर। और पंजाब की बात की जाए तो यहां पर रिकवरी दर सबसे कम है, 10.39% ये रिकवरी रेट यहां पर। तमिलनाडु इस मामले में दूसरे और MP तीसरे स्थान पर है। देश में कोरोना से रिकवरी दर 27.66% है। और चलिए आपको प्रदेश में कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या इस वक्त यहां पर 3,317 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यहां पर 159 नए पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना से अब तक यहां पर 93 मौत हो चुकी है। ठीक होने के बाद 1,275 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,485 एक्टिव केस हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं क्या कुछ स्थिति राजस्थान में है। कुल संख्या 3,317 है, एक्टिव केसेस 1,485 हैं, जबकि ठीक हुए हैं 1,275 और अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। जयपुर की बात की जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा 1,090 केसेस हैं। जोधपुर में 873 केस हैं। कोटा में 221, अजमेर में 182, टोंक में 136, नागौर में 119 और इसी तरह से भरतपुर में यहां पर 116, चित्तौड़गढ़ में 100, बांसवाड़ा में 66 और भीलवाड़ा में 39 केसेस हैं। और इस पूरे मामले पर हम सचिन शर्मा से बात करेंगे। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, एक तो जो रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है, एक बार अपडेट आप बता दीजिए। देखिए माजिद, अगर बात करें स्थिति की तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कल जो दिन बीता है उसमें 159 नए पॉजिटिव आए हैं और इसमें जो संक्रमण है अब तक पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो 30 जिलों में इसका संक्रमण फैल चुका है कोरोना का। और कल इस सूची में जालोर जो है एक नया जिला शामिल हो गया, जो कि अब तक की ग्रीन जो जोन में आता था और वहां पर एक भी पॉजिटिव नहीं मिला था, लेकिन कल एक साथ वहां 3 पॉजिटिव आने के बाद वो जिला भी जो है अब संक्रमण प्रभावित जिलों में आ गया है। इसके अलावा कल जिस तरह से जो दिल्ली से BSF के जवान आए थे यहाँ जोधपुर के क्वारंटाइन सेंटर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, उसमें जो कुल जवान आए थे 57, उनमें से 30 जवान जो है वो पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि इनकी पहले भी दिल्ली में जांच हुई थी तो ये वहाँ पॉजिटिव थे। उसके बाद जोधपुर जब इन्हें लाया गया तो यहाँ पर एम्स में इनकी जांच हुई और वहां पर इनको पॉजिटिव पाया गया।
और ये सभी जवान जो थे बीएसएफ के, ये दिल्ली में जामा मस्जिद, चांदनी चौक सहित विभिन्न इलाकों पर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे थे। और बात करें पूरे प्रदेश की, तो कल जिस तरह से जो संक्रमण की दर जो देखने को मिली, वो सबसे ज्यादा जोधपुर और जयपुर में देखने को मिली, क्योंकि जोधपुर में 50 और जयपुर में 43 संक्रमित एक साथ आए और ये जो आंकड़ा एकदम से 159 पर पहुंचा। वहीं पाली में भी एक साथ 5 पॉजिटिव मिलने से आंकड़ा 39 तक पहुंच गया। और बात करें यदि जिलों की, तो उसमें जो उदयपुर संभाग में जो चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां निम्बाहेड़ा में जो एक साथ पॉजिटिव आए, उसकी वजह से वहां पे अब आंकड़ा 117 होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जिस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बढ़ते अगली खबर पर, कोटा के नए अस्पताल में बुधवार को 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। मरने वालों में 2 महिलाएं हैं। तीनों के शवों को कोरोना का संदिग्ध मानते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। हालांकि इनमें से एक की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि तीनों की रिपोर्ट आने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि अस्पताल में ही कोरोना आइसोलेशन वार्ड भी बना है। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीजों को ठीक किया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर को बधाई दी है। कुछ दिन पहले ही एसएमएस को आईसीएमआर से इस थेरेपी से उपचार करने की अनुमति मिली थी, तो एक बड़ी कामयाबी कहा जाएगा जो प्लाज्मा थेरेपी से उपचार किया गया और 2 लोगों को इससे ठीक किया गया है। पर हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं और उसमें सफलता हासिल करते जा रहे हैं, तो इससे बड़ी गौरव की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब जो बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके सफल नेतृत्व में हम सब लोग राजस्थान को कोविड से बचा पा रहे हैं और जो गंभीर प्रकृति के मरीज हैं उनको आने वाले समय में प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से हम बचा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ एक बार फिर आप सब लोगों को बधाई। और आप आपके जो नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं एसएमएस में, इसमें भी आपका अचीवमेंट 100% रहेगा, ये मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जब क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज होता है तभी प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है, तो उसमें ये वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उन्हीं की मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जैसे ही वो स्टेज 2 में पहुंचते हैं, वहां प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग, ये कारगर थेरेपी है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल पहला अस्पताल बना जहां ट्रायल बेसिस पे 2 पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी को हमने ट्रायल बेसिस पे किया और उनकी रिकवरी हुई। अब हम इसको आज राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी को विधिवत रूप से हम गंभीर मरीजों के ऊपर ये लागू कर रहे हैं थेरेपी को। और राजस्थान देश में 4था राज्य बनेगा, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में 4था राज्य बनेगा जहां प्लाज्मा थेरेपी से हम मरीजों को ठीक करेंगे। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। उनकी घर वापसी के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी मदद का निर्देश दिया है। पार्टी ने सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रवासी मजदूरों के लिए गूगल फॉर्म जारी किया है। सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी है ताकि उनका डाटाबेस तैयार कर उनकी घर वापसी का इंतजाम कर सकें। यह जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं को भी दी गई है। के ऊपर ये फॉर्म भरना है, एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा भरकर इकट्ठा करना है कि अपने लोग कहां कहां हैं, उन लोगों को कहां कहां है, उनका पूरा डाटा अगर गांव में आएगा। डाटा आपका गांव है, मेरा गांव है, तो मुझे मालूम है, तो हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम है कि हमारे सही कांग्रेस ढाणी तक है, हर झूंपड़े में कांग्रेस का झंडा है। ठीक है, एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि देश के अंदर से कांग्रेस 2 बार सत्ता में नहीं आई प्रदेश देश के अंदर, लेकिन कार्यकर्ता आज भी ढाणी के अंदर डटा हुआ है। तो उस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि वो ब्लॉक अध्यक्ष के मार्फत, जिला अध्यक्ष के मार्फत सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को प्रोफार्मा भर के देवे। इस बात का विशेष तौर से निर्देश माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने दिए हैं।
एक बार आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और सहकारिता मामलों की समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों को रबी फसलों की एमएसपी पर खरीद के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबर जैसलमेर से है, जहां पर बम फटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के फौरन बाद रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद परिजनों को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब ये तीनों ट्रैक्टर से चारा भरकर निकल रहे थे। साथ ही फील्ड फायरिंग रेंज में बमों की स्क्रैप भी अवैध रूप से जमा कर रहे थे। इसी दौरान बम फट गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। नागौर में युवती को ब्लैकमेल करने और उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि पीड़िता ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक जब थावला में डेगाना थाने पहुंची तो वहीं पीड़िता को मेडिकल से मना कर दिया और दूसरी तरफ ब्लैकमेल करने वाले आरोपी पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने काना राम, महिपाल चौधरी और सूत्री के खिलाफ ब्लैकमेल, अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। इन आरोपियों ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो को वायरल की धमकी देकर उससे 30,000 रुपए भी वसूले। पीड़ित युवती अब न्याय की गुहार लगा रही है। मुकदमा दर्ज किया गया। आपको वहाँ पे कौन मिला था? वहाँ पे डिप्टी मैम के पास में भी गए थे हम और पुलिस थाने भी गए थे। कोई नहीं रिपोर्ट हुई, ना कोई जांच हुई वहाँ पे। तो आपके 4 तारीख को वहाँ बयान तो हो गए थे ना, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए बात शहर शहर मचे घमासान की कर लेते हैं। जी हां, आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जो 2 कार सवार शराबियों ने जमकर उत्पात मचाया है। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को भी टक्कर मारने की कोशिश की। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने इन बदमाशों को पकड़ लिया और इसकी जमकर धुनाई कर दी। तो वहीं दूसरी तस्वीर बूंदी की है, जहां एक ही समाज के 2 गुटों में पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की है। पुलिस ने एक महिला की डिलीवरी पुलिस की जीप में ही कराई। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं और अब अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 52 पर एक मजदूर की पत्नी डिलीवरी के लिए सड़क पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान लक्ष्मणगढ़ थाने की पुलिस गश्त करते हुए उधर से पहुंची और तभी गंभीर हालत में देखकर पुलिस ने उनकी मदद की। ड्यूटी इंचार्ज एएसआई मदीना ने महिला और उसके पति को जीप में बैठाकर अस्पताल रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई और पुलिस इस मदद के लिए महिला के परिवार ने उनका दिल से आभार जताया है। और कोटा में आई तेज आंधी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कलेक्ट्रेट के पास आम का पेड़ गिर गया, जिसके बाद यहां कच्चे आम की लूट मच गई। यहां मौजूद तमाम लोगों ने आम लूटने में जुट गए और जिसके पास जो भी था उसमें वो आम को भरने लगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।